Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 27th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we are going to have some questions based on the previous day session. Plus आज का जो दिन है 27th of December, आज ही के दिन 27th ऑफ दिसंबर को 1911 में जो हमारा जन गण मन है उसको फर्स्ट टाइम गाया गया था कैलकाटा में, कोलकाता में। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आए हैं, सो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसको फर्स्ट टाइम कैलकाता में गाया गया था और उस समय नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। अब हम चलते हैं वापस अपने एमसीक्यूज की तरफ। सो व्हाट आर दीज एमसीक्यू? सो लेट्स रिवाइज द प्रीवियस डिस्कशन with the help of these MCQs. So, what is the main objective of केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? रिसेंटली ये न्यूज में रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फाउंडेशन स्टोन को लेट किया है उन्होंने, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर। कल मैंने आपको बताया था कि यू कैन एक्सपेक्ट इन सच क्वेश्चंस कि वो फ्रॉम और टू का डिफरेंस करके क्वेश्चन बनता है। तो केन रिवर टू बेतवा, सो यहाँ यह ध्यान रखना है कि केन रिवर से बेतवा रिवर को पानी ट्रांसफर किया जाएगा, जो एक्सेस वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसको सप्लाई किया जाएगा। विच रीजन will be benefit most from the केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? आप सबको पता है कि यूपी और एमपी का जो बॉर्डर रीजन है, जो ट्रांजिशन रीजन है, उस रीजन को हम बोलते हैं बुंदेलखंड रीजन। और इंडिया की जो बहुत कम डेवलप्ड और जो पावर्टी रिडन एरियाज हैं, जहां पर पावर्टी बहुत ज्यादा है ड्यू टू कि एग्रीकल्चर की वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ड्यू टू ड्राउट रीजन्स, और उनमें से एक आपका है बुंदेलखंड रीजन। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपको दंडकारण्य रीजन को देखेंगे, वैसे ही महाराष्ट्र का विदर्भ विदर्भ जो रीजन है वो भी कुछ कुछ वैसा ही रीजन है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम है। सो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आपके बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज द पन्ना टाइगर रिजर्व थ्रू विच केन रिवर पासेस? ये जो केन रिवर जहां से पास होती है वो कौन से स्टेट में है? उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये वही पन्ना है जहां पर आप इसी पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है वहां का, आप कई बार देखेंगे कि जब भी डायमंड की बात होती है तो डायमंड के जो है माइनिंग में पन्ना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। अगर आपको ध्यान हो तो एक गाना भी हुआ करता था, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये जो गाना हुआ करता था ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट को लेकर के था कि वहां पर बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं। सो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का ही एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज पन्ना, और वहीं पर है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल द कैनाल बिल्ट एज पार्ट ऑफ द केन-बेतवा रिवर प्रोजेक्ट? सो ये इसकी लेंथ क्या होने वाली है? ये 230 किलोमीटर की ये कैनाल होगी, रिवर कैनाल जिसको हम बोलते हैं, और इससे वो पानी जो है, वाटर है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर बिल्ट ओवर द बेतवा रिवर? ये तीन ऐसे जो है डैम्स हैं जो कि एमपी में प्लस इंडिया में भी काफी फेमस हैं, और इन डैम्स का नाम है जो कि बेतवा रिवर पर है, और ये है आपका राजघाट, परीचा एंड माता टीला। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डैम्स इन मध्य प्रदेश and located on बेतवा रिवर। What is the significance of वीर बाल दिवस? कल हमने 26 ऑफ दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया, को मेमोरेट किया, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ गुरु गोविंद सिंह? नो, बल्कि ये है टू कोमेमोरेट द मार्टरडम ऑफ टू सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह,
उनके 2 बेटे थे जिनको औरंगजेब ने अलाइव जो है ब्रिक्स में उनको चिनवा दिया था, दीवार बना दी थी, उस पर वॉल बना दी थी उनको जिंदा उसमें लिटा करके। और उन्हीं को याद करने के लिए हम मनाते हैं वीर बाल दिवस, जो कि 26 ऑफ दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। अगर उन बच्चों के नाम पूछ लिए जाएं तो उनके नाम थे साहिबजादा जोरावर सिंह एंड अनदर नेम वाज साहिबजादा फतेह सिंह। और गजब की बात तो यह है कि इन दोनों की उस समय एज अराउंड 7 और 9 इयर्स के आसपास रही होगी जब इनको जिंदा उसमें दीवार में चुनवा दिया गया था। रीजन ये था कि इन्होंने औरंगजेब की जो शर्त थी कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। व्हेन इज वीर बाल दिवस ऑब्जर्व्ड, कब इसको हम मनाते हैं? तो 26 ऑफ दिसंबर को हम इसको मनाते हैं। तो सोचो कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी जान पर बात आ रही है फिर भी वो व्यक्ति अपने कर्तव्य को लेकर के डिटरमाइंड है। आज तो बहुत सारी जगह पर आप देखोगे, छोटे बच्चों की तो बात छोड़ो, कि बड़े बड़े लोगों को यदि थोड़ा सा लालच दे दिया जाता है तो उनका ईमान बिक जाता है। यहाँ ये छोटे बच्चे हैं जो हमको, पूरी दुनिया को ये सिखा करके गए कि लालच के सामने झुकना नहीं होता, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। वो एक आपने रामचरितमानस में देखा होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो उसी तरीके का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। हाउ डिड द यंगर सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह अटेन मार्टरडम, तो इनकी मार्टरडम कैसे हुई, क्या उसका रीजन था? और उसका रीजन था कि दे वर ब्रिग्ड अलाइव ऑन द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब्स गवर्नर सरहिंद। इसके ऑर्डर पर औरंगजेब के जो औरंगजेब था उसका एक गवर्नर हुआ करता था, कहाँ का? सरहिंद का। और उसने इनको जो है इनको डेथ पेनल्टी दी। हु वाज गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये थे 10th सिख गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है सिख धर्म को ऑर्गेनाइज करने में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ खालसा ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु गोविंद सिंह? खालसा का क्या इंपॉर्टेंस है? तो खालसा जो इन्होंने बनाया था वो ऐसे समझिए कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो था ही ये, बट फॉर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ सिख्स। और इसमें एक जो मिलिट्री स्पिरिट है, एक मिलिट्री टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने इसमें बनाया था और उसी का नाम रखा गया था खालसा। मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है, जैसे कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि खालसा का एस्टैब्लिशमेंट था, फाउंडेशन था, वो किसने किया? तो ये था गुरु गोविंद सिंह जी ने। और कई बार आप सुनते होंगे वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु जी फतेह। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरु गोविंद सिंह फॉर द खालसा। तो जो खालसा में शामिल होते थे, प्योर सिख जो होते थे, उनके 5 गुण, या मैं कहूं कि 5 ऐसे चिन्ह थे, ऑब्जेक्ट्स थे, या मैं कहूं कि सिंबल्स थे, जो उन्होंने बताए थे कि प्रत्येक सिख के पास वो होने चाहिए। और वो थे आपके केस, कंगा, कृपाण, कछेरा और जो है, हाँ ये जो थे, हाँ टर्बन उसमें से एक नहीं था, जो जिसको हम पगड़ी बोल देते हैं, वो उसमें नहीं था। लेकिन पगड़ी के अंदर जो हम केस रखते हैं, बाल रखते हैं, हेयर रखते हैं, वो उसका ही एक पार्ट था। सो ये 5 जो हमारे पास जो थे कि केस, कंघा, कड़ा और कछेरा और कृपाण, ये 5 हैं जिनको पंच ककार कहा जाता है सिख धर्म में। जैसे आप कई बार देखोगे कि बुद्ध धर्म में, ठीक है, वहां पर जो है आर्य सत्यों की बात होती है, तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो वैसे ही सिख धर्म में भी हैं, ठीक है। वैसे ही इस्लाम में भी हैं कि हज, जजिया, जकात, नमाज, ये ऐसे ही सिख धर्म में भी हैं। Who was the father of गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो फादर थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, है ना। तो इन्हीं के नाम पर अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली में एक कॉलोनी भी है और एक मेट्रो स्टेशन है जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं GTB नगर, है ना। तो गुरु तेग बहादुर नगर, तो ये दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन पर, यही उनके पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ फॉर गुरु तेग बहादुर? गुरु गोविंद सिंह के पिताजी जो थे, इनका डेथ का रीजन क्या था? तो गुरु तेग बहादुर जी की डेथ का रीजन ये था कि ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब
फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्वर्ट टू इस्लाम, कि इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया था। इसी के लिए इनको एग्जीक्यूट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ, और उसमें है काफी दुख की बात है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, और वो हमारे बीच अब नहीं रहे। तो जो है उन्हीं को लेकर के काफी सारे आर्टिकल्स द हिंदू में आए हैं, जहां से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन सारे आर्टिकल्स को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे और वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। नेशन मॉर्न्स फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह। तो देश को काफी दुख है कि जो है पीएम जो हमारे थे एक्स पीएम वो नहीं रहे, है ना। उनको ट्रिब्यूट दिया सारी के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, इंडिया के प्रेसिडेंट हो, या जो बड़े लीडर्स हैं, सबने उनको दिया। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपनी सारी की सारी मीटिंग्स वगैरह जो फंक्शंस थे उनको कैंसिल कर दिया और 7 डेज का मौन या मैं कहूँ शोक उसको घोषित किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर जी के, ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके डेथ पर। इनकी लेगेसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2004 से 14 तक मींस 2 टर्म्स, 2 बार फॉर 10 ईयर्स ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए इनको जाना जाता है दैट इज 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज फाइनेंस मिनिस्टर अंडर पीवी नरसिम्हा राव। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है कि जब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। और उस समय पीएम कौन थे? तो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इनकी लेगेसी है। और ये तो अभी हम और भी कई सारे आर्टिकल्स इसमें हम देखने वाले हैं कि इनकी क्या अचीवमेंट्स थे। जेंटलमैन पॉलिटिशियन मनमोहन सिंह ओपन अप इंडियाज इकोनॉमी इन 1991। इनको जेंटलमैन पीएम कहा जाता है, जेंटलमैन पॉलिटिशियन कहा जाता है, बिकॉज अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से ये इतने ज्यादा सॉफ्ट थे कि बहुत बड़े प्यार से बात करते थे। इनको आप कभी गुस्से में और उसमें तो देख ही नहीं सकते। इनका कोई भी इमेज पिक्स आप नहीं देख पाएंगे जो गुस्से में कहीं पर हो, क्रोध में हो। इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करें तो ओपनड अप इंडियाज इकोनॉमी इन 1991 एज फाइनेंस मिनिस्टर अंडर पीवी नरसिम्हा राव। जब इंडिया की इकोनॉमी सोशलिस्टिक पैटर्न पर चलती थी, मींस in every sector of the economy there was the control or intervention by the government, it is whether union government or whether state government, so every sector was controlled directly or indirectly by the governments or by the state। उसको इन्होंने सबसे पहले फ्री करने का जो स्टेप लिया था ही वाज दी मिस्टर मनमोहन सिंह। हाई प्रोफाइल इनके रोल रहे। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि आरबीआई की गवर्नर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे और फाइनेंस मिनिस्टर रहे और अल्टीमेटली पीएम भी बने। तो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ही इज द ओनली पर्सन हु बिकेम द गवर्नर ऑफ आरबीआई, बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर एंड बिकेम प्राइम मिनिस्टर। या हम कहें कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ जो गवर्नर रहे हों आरबीआई के और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने हों। सो ये ओनली पर्सन थे जिन्होंने ये काम किए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जब ये थे तो उन्होंने क्या किया कि 2004 से 2014 तक इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील थी 2008 की, जिसमें न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूएसए के साथ जो डील हुई हमारी 2008 की, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था मिस्टर मनमोहन सिंह ने। और ये उनका एक बड़ा जो है अचीवमेंट है। प्लस एक टाइम हुआ करता था कि जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो दैट टाइम द फॉरेन पॉलिसी वाज इंक्लाइंड अकॉर्डिंग टू द नेहरूवियन आइडियाज, दैट वाज नॉन अलाइन मूवमेंट। और उस नॉन अलाइन मूवमेंट के अगेंस्ट जाकर के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने जब फॉरेन पॉलिसी को अपने जो है कंट्रोल में लिया तो हमने नॉन अलाइनमेंट की बजाय हमने थोड़ा सा जो सुपर पावर्स थे जैसे कि यूएसए, उनकी तरफ अपने आप को अलाइन किया और थोड़ा सा हमने जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें ये डिसाइड करने की कोशिश की कि हम इस ग्रुप में जाएंगे या उस ग्रुप में जाएंगे। जबकि नॉन अलाइन मूवमेंट में जो नेहरूवियन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि ना तो हम इस ग्रुप में जाएंगे ना
उस ग्रुप में जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने काफी बोल्ड स्टेप्स लिए थे दैट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास में है कि इकोनॉमिक क्राइसिस मैनेजमेंट। एक वो टाइम था कि 1990s में जब इंडिया के सामने जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो इनके सामने बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम उस क्राइसिस को मैनेज करें। और थैंक्स टू हिम कि उन्होंने इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बहुत स्मूथली हैंडल किया। और इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो अगर मैं कहूँ कि इंडिया की इकोनॉमी अगर ऐसे जा रही थी, तो उन्होंने उसको ऐसे करके जाने के लिए इंडिया की इकोनॉमी में बड़े चेंजेस किए, जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल ही यू टर्न जैसे जो है स्टेप्स लिए। काफी उनको जो है काफी जो ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज किया था, चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो अमेरिका के प्रेसिडेंट या बराक ओबामा हो, इन्होंने भी काफी इनको प्रेज किया था। डोमेस्टिक चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इनको काफी क्रिटिसिज्म भी अपने टाइम पर झेलना पड़ा था। क्यों? कि बहुत सारे स्कैम्स इनकी ड्यूरेशन से जुड़े हैं, चाहे वो 2G स्कैम हो या कोल गेम का स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम्स हो, बहुत सारे इनको क्रिटिसाइज उस पर किया जाता है। इन्फ्लेशन के लिए बहुत इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। पॉलिसी पैरालिसिस के लिए भी इनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो गवर्नमेंट थी वो किसी सिंगल पार्टी की नहीं थी, इसलिए अगर कोई पॉलिसी पर डिसीजन लेना होता था तो कोई एक पार्टी नाराज हो जाती थी। इसीलिए अगर हम 2004 से 2014 तक का जो टाइम देखते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में उसको पॉलिसी पैरालिसिस का टाइम माना जाता है कि पॉलिसीज पर हमारे यहाँ डिसीजन ही नहीं हो पाए। क्यों? बिकॉज जो पार्टीज थी उस समय, यूपीए जो था, उसमें बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर के सरकार बनाई थी, तो उसमें डिसीजन ही नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पार्टी उस पॉलिसी से नाराज हो जाती थी। और उस दौर में हमारे जो रिलेशंस थे काफी डिफरेंट हो गए थे, मैं कहूँ थोड़ा नेगेटिव हो गए थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। जैसे जब हम श्रीलंका के साथ में कुछ रिलेशंस अच्छा करना चाहते थे या कोई पॉलिसी बनाना चाहते थे, तो जो तमिलनाडु की पार्टीज थी वो कांग्रेस को धमकी देती थी कि हम आपका जो है समर्थन वापस ले लेंगे। या हम वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट या उनकी जो है टीएमसी है उससे भी ये जो गवर्नमेंट परेशान रहती थी। क्यों? जब भी हम बांग्लादेश के साथ कुछ करना चाहते थे तो वो उसमें से अपना जो समर्थन है वो वापस लेने की बात करती थी। वैसे ही जम्मू कश्मीर में अगर कोई जो है सॉलिड स्टेप्स की बात होती थी तो वहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो जो है उस पर उनका साथ नहीं देती थी। तो इस टाइम को माना जाता है पॉलिसी पैरालिसिस का टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिर इनको बाद में जो है दूसरी बार भी मिला। और हाँ, फिर उसके बाद जब इन पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे तो पूरे देश में बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट भी हुए, और जिसमें एक माना जाता है कि जो अन्ना हजारे थे, है ना, अन्ना हजारे आज के आपके अरविंद केजरीवाल, यहाँ से फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बहुत सारे मीन्स इंडियन जो नेशनल लेवल पर बहुत सारे मूवमेंट्स हुए जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट थे। और अल्टीमेटली उसने 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर दिया था और आज तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। तो ये एक बड़ा इन पर जो है क्रिटिसिज्म का जो है स्पॉट लगा रहता है। एक और आर्टिकल है, फ्रॉम न्यूक्लियर डील टू क्वाड ही लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन एक्सटर्नल रिलेशंस। जो न्यूक्लियर डील की जब हम बात करते हैं तो आप इसमें एक आइडिया देखो कि न्यूक्लियर डील में बात ये थी कि हम सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर चाहते थे, न्यूक्लियर फ्यूल चाहते थे यूएसए से या अदर कंट्रीज से। लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी, वो थी जापान के साथ में। प्रॉब्लम क्या थी ये अगर आप देखेंगे तो ये जापान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी कि हमने 1998 में, उससे पहले भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और जापान की ये पॉलिसी थी कि जो भी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, जापान उसके साथ में रिलेशंस अपने ठीक से नहीं रखेगा या जापान उनके साथ में बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जापान ने वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जो अटैक्स थे वहां की पॉपुलेशन ने उनको झेला था। तो जापान का ये कहना था कि वर्ल्ड में हम ऐसे कंट्रीज के साथ नहीं कुछ भी करेंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हो या ऐसा कोई काम करते हो। तो जब हमने 1998 में 1974 के आसपास में जब हमने न्यूक्लियर जो है अपने टेस्ट किए थे
तो इंडिया को लगभग आइसोलेट कर दिया गया था और जापान हमसे बहुत दूरी बना ली थी कि भाई आप तो न्यूक्लियर वेपन वाले हो और हमारी ये पॉलिसी नहीं है। तो उस समय पर जो हमारे पीएम थे उस समय मनमोहन सिंह जी, इन्होंने उस न्यूक्लियर डील को भी हैंडल किया यूएसए के साथ, है ना। और साथ में ही एक जो ग्रुप बनाया गया था उस समय पर जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें आपका यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ये जो 4 कंट्रीज का ग्रुप बना, कहाँ तो जो यूएसए था वो हमसे नाराज था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, कहाँ अब वही यूएस, वही ऑस्ट्रेलिया, वही जापान इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल देने को भी तैयार हो गए और उनका हमारा एक ऐसा ग्रुप भी बन गया जिसमें हम चाइना को काउंटर कर सकते। और इसमें बड़ा रोल था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का और इनकी टीम का, जिन्होंने ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स को हैंडल किया था। अब बात आती है कि एक सुनामी आई थी 2004 में, उस समय पर भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया था, बिकॉज इस सुनामी में अराउंड 2,30,000 पीपल की डेथ हुई थी। मींस इस इंडियन ओशियन के सारे रीजन में। अब इंडिया में भी इससे अछूता नहीं था, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे थे कि भाई इंडिया खुद प्रॉब्लम में है, तो हमको दूसरे कंट्री से हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था उस समय पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, और क्या बोल दिया था, रिफ्यूजिंग फॉरेन एड। बोला हम किसी दूसरे कंट्री से हमें कोई मदद नहीं चाहिए, बल्कि इन्होंने क्या किया कि इंडिया के बहुत सारे जो ऑपरेशंस थे हमारी नेवी और एयरफोर्स, उसमें हमने 32 इंडियन शिप्स, 5,500 ट्रूप्स अदर कंट्रीज की हेल्प के लिए हमने भेज दिए, दिखाते हुए कि हम कोई कमजोर नेशन नहीं है, हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को तो हैंडल कर ही सकते हैं इजीली। कोऑर्डिनेटिंग विद द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड। और इस जो सुनामी आई थी उसी के बाद जन्म होता है क्वाड का 2004 में, जिसको लेकर के आज चाइना हमसे चिढ़ा रहता है, यूएसए से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी और जापान से भी। पॉलिटिकल चैलेंजेस भी बहुत सारे आए। तो उस समय जब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर नटवर सिंह, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। फॉरेन पॉलिसी में अच्छे खासे इन्होंने ब्रेक थ्रू किए कि जापान एंडेड इंडियाज आइसोलेशन 1998 के बाद, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और हमने सिविल न्यूक्लियर डील थी उसको भी फाइनली यूएसए के साथ में हमने हैंडल कर लिया, और वो भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के जो ऑब्जेक्शंस बगाव थे वो भी। प्लस एक और बड़ी अचीवमेंट था कि एनपीटी जो थी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये क्या है मैं आपको बताऊं कि एक ट्रीटी है जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि भाई कोई भी कंट्री जिसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो किसी दूसरे को नहीं देगा। ये ऐसा इनका कहना है इस ट्रीटी का। इंडिया ने क्या किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के टेस्ट कर लिए थे, तो इंडिया को तो न्यूक्लियर फ्यूल कोई भी कंट्री नहीं देता, और यूएसए तो क्लियरली हमारे अगेंस्ट में हो गया था और हमको तो लगभग आइसोलेट कर दिया था। तो या तो भाई आप एनपीटी पर साइन कर दो, इंडिया के लिए कंडीशन थी, या फिर आपको न्यूक्लियर फ्यूल नहीं मिलेगा। तो यहां पर इस टीम की, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, इनकी टीम का बड़ा अचीवमेंट था कि एनपीटी पर तो हमने साइन किया ही नहीं, बल्कि हमने और उल्टा न्यूक्लियर डील को भी साइन कर लिया कि हम एनपीटी पर साइन भी नहीं करेंगे और तुम ही हमको न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई भी करोगे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था उस समय इंडिया के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अ फोर्टनाइट एफएम फाइनेंस मिनिस्टर हु अनलीज्ड द एनिमल स्पिरिट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक ऐसे 15 डेज इनको हुए थे उस समय तक, अराउंड 15 डेज हुए थे, 1 मंथ भी नहीं हुआ था, जब ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर बने। उसी के कुछ समय बाद इनको बजट जो है पेश करना था, तो मनमोहन सिंह प्रेजेंटेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव यूनियन बजट इन जुलाई 1991। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो नया नया जब कोई मंत्री बनता है तो ऐसे बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेप्स, ऐसे क्रिटिकल स्टेप्स लेने से कोई भी पॉलिटिशियन बचता है। लेकिन उन्होंने 1991 में जो स्टेप लिए
वहीं से निकल करके आए LPG रिफॉर्म्स। LPG के रिफॉर्म जिनको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसकी वजह से इनको खुद की पार्टी में भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय तक कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो सोशलिस्टिक पैटर्न की थी। मींस बहुत ज्यादा कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस के बिना काम करने की परमिशन नहीं थी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल था। लेकिन जब इन्होंने अपना बजट इंट्रोड्यूस किया तो कांग्रेस की वो जो पॉलिसीज थी सबसे अलग हट करके एक नया ही रास्ता अपनाया और उसको कहा गया LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्होंने सबसे पहली बार वो रास्तों को खोला। मींस फॉरेन कंपनीज, फॉरेन पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। इसको लेकर के जो पॉलिसी बनाई और इंडिया को ओपन किया, वो सबसे पहले किसने किया? हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने। एक बड़ा जो स्टेप था उस समय के लिए वो था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट को, स्टॉक मार्केट को बूम कराने के लिए सबसे बड़ा स्टेप उस समय लिया तो वो था सेबी का एस्टेब्लिशमेंट। ये भी देन है किसकी? हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी की। तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट भी इन्होंने ही करवाया था और उसके बाद इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ऊपर चला गया। प्लस कंज्यूमर्स के लिए प्रोटेक्शन की बहुत अच्छी खासी इन्होंने बात की। कंज्यूमरिज्म की भी इन्होंने जो है क्रिटिसिज्म किया कि भाई इंडियन सोसाइटी में कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को हमें बढ़ाना चाहिए। प्लस हमें सोसाइटी को ऐसी डायरेक्शन में नहीं ले जाना है जहां केवल जो लोग हैं वो कंपनीज के बहकावे में आकर के उनके एडवर्टीजमेंट की जो स्किल्स होती हैं, स्ट्रेटेजी होती है, उसमें फंस करके अपनी सारी सेविंग को खर्च कर दें। तो इस पर भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया था। और अच्छा देखने में काफी जो सौम्य और सीधे लगते थे लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत कई बार यूज करते थे। तो कई बार इनका क्रिटिसिज्म होता था वर्ल्ड बैंक का ये शॉर्ट फॉर्म होता है WB। तो इनसे कहा जाता था कि भाई आप तो WB के इशारे पर काम करते हैं। तो इन्होंने कहा था हाँ मैं WB के इशारे पर काम करता हूँ, लेकिन WB का मतलब वर्ल्ड बैंक नहीं, वेस्ट बंगाल है। मैं वेस्ट बंगाल के इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ। क्योंकि इनसे कहा गया था कि आप WB के इंटरेस्ट के लिए काम करते हो, इशारे पर नहीं, इंटरेस्ट के लिए काम करते हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं WB के इंटरेस्ट के लिए काम करता हूँ, पर यहाँ मेरा WB वर्ल्ड बैंक नहीं, वेस्ट बंगाल है। तो इस तरीके का भी ये काफी यूज करते थे। इंटरनेशनल लेवल पर काफी इनको रिकॉग्निशन मिला। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज पर, और वो है हमारी जो है जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल चाइल्ड अवार्ड्स ये हैं। और ये मिले हैं इस बार 17 चिल्ड्रन को, है ना। ये इसकी समरी है कि क्या उसमें था। और ये अवार्ड किसने दिए हैं, किसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? वो है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू जी, उन्होंने किए हैं। अब देखो आपके लिए यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि नाम क्या है इन अवार्ड्स का? प्राइम मिनिस्टर, है ना, या प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है, नेशनल या राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। लेकिन इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिएगा, इनको प्रेसिडेंट देते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर। नाम भले ही इनका प्राइम मिनिस्टर के नाम पर है इस पुरस्कार का। तो इन अवार्ड में होता क्या है, जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में करते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं और इसी का नाम है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, और ये दिए गए इस बार 17 चिल्ड्रन को। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो बच्चे इन फील्ड्स में जो अपनी इस पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं उसके लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। इस पर प्रेसिडेंट ने जो है बहुत कुछ कहा है कि भाई इंडिया में बच्चों में बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, उन्हें हमें डेवलप करना चाहिए। गजब की बात तो ये है कि जो 17 अवार्ड इस बार मिले हैं इसमें से 10 गर्ल्स हैं, ओनली 7 बॉयज हैं बस। तो भाई गर्ल्स जो हैं बहुत कुछ बड़ा बड़ा जो है अचीव कर रही हैं लाइफ में। अब कौन कौन है इन बच्चों के थोड़ा सा आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, थोड़े बहुत, कई बार कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका आप देखो, नाम देखो इनके, कि ये एक लोमना थापा एक व्यक्ति बच्चे हैं जिसका नाम है जो कि 17 ईयर ओल्ड के हैं। इन्होंने
36 लोगों को आग से बचाया था, फायर से बचाया था, इतने लोगों की जान बचाई थी, तो एक पुरस्कार इनको तो बनता ही है। ऐसे ही एक बच्चा था सौरभ कुमार, ये उस समय 9 ईयर के थे, कितने 9 ईयर के, और उन्होंने कई सारे 3 गर्ल थी, 3 बच्चियां थी जो डूब रही थी, उनको तीनों को बचा लिया, जबकि खुद कितने हैं 9 ईयर ओल्ड। तो ऐसे बच्चों को जो कि बहादुरी का काम करते हैं या साइंस में उसमें कुछ इनोवेशन करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, उनको ये अवार्ड मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और, सुप्रीम कोर्ट अफर्म्स आरबीआई एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर बैंकिंग। ये अच्छी बात थोड़ी सी देखने में लग रही है, हालांकि अदर फील्ड में भी ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो, जो जुडिशरी है वो अपनी लिमिट्स को ओवर रीच ना करे। मीन्स आप जो जुडिशरी है, मेरा कहना नहीं है, ये जुडिशरी का ही कहना है सुप्रीम कोर्ट का, कि जुडिशरी ये देखे कि कोई इंस्टीट्यूशन, आरबीआई या और भी कोई इंस्टीट्यूशन है, वो लॉ के अगेंस्ट कोई काम तो नहीं कर रहा है, अपनी अथॉरिटी से ज्यादा ओवररीच तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो जुडिशरी है वो अब खुद बैंकिंग भी करने लग जाए। तो इस पर उन्होंने कहा है कि भाई जुडिशरी को अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? एक मामला था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजॉल्व कमीशन का, कि उन्होंने ये कहा था कि जो क्रेडिट कार्ड वगैरह पर बहुत सारी बैंक्स 40%, 36%, 50% तक का जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं, वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। तो उन्होंने ऐसे चार्जेस को बोल दिया था कि आप 30% से ज्यादा का चार्ज नहीं लगा सकते, पेनल्टी नहीं लगा सकते, इंटरेस्ट रेट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर्स का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा ये क्रेडिट कार्ड के नाम पर। हालांकि भाई बात तो सही है इनकी, कि अगर कोई बैंक 50%, 38%, 46% ऐसे चार्जेस क्रेडिट कार्ड पर लगाए और कोई कंज्यूमर मजबूरी में, ठीक है, उनसे कोई लोन ले लेता है, तो आप तो भाई फिर खत्म ही कर डालोगे। तो इस पर उन्होंने कहा था कि 30% से ज्यादा इंटरेस्ट आप नहीं लोगे, ये डिसीजन उन्होंने दे दिया था। हालांकि उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये डिसीजन में ये जो पॉइंट है कि हाँ ठीक है, ये कंज्यूमर्स के फेवर में है, लेकिन लॉ के अगेंस्ट में है। ये कैसे? कि ये सारी चीजें आरबीआई डिसाइड करेगी, बैंक डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंट का टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना है। अगर उन बैंक्स ने ये काम लॉ के अगेंस्ट जाकर के किया था तो हम इस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर लॉ उनको अलाउ करता है तो वो लगा सकते हैं। जैसे कि 30% का जो कैप लगाया था, वो उन्होंने कहा है कि 21A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसमें ये जो सेक्शन है 21A, वो क्या कहता है कि इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द बैंक्स शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू कोर्ट स्क्रूटनी। क्योंकि ये सेक्शन ऑलरेडी ये कहता है कि किसी पर कितना इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा बैंक के द्वारा, ये कोर्ट की इंक्वायरी से, कोर्ट की स्क्रूटनी से बाहर होगा, कोर्ट इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ भाई, जो है कोर्ट था, जो कंज्यूमर्स का जो रिड्रेसल कमीशन है, उसने अगेंस्ट जाकर के डिसीजन दिया था। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, आप बताइए। मेरा तो ये कहना है कि भाई आरबीआई को इस पर आना चाहिए और ऐसे कुछ रूल्स लेकर के आए कि क्रेडिट कार्ड के नाम पर, लोन के नाम पर, फाइनेंस के नाम पर जो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे, कंपनी से 100 रुपए उधार लिए और आप उन पर 50% का इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो, मतलब जब वो 1 मंथ बाद पैसा वापस करेगा तो उसे 150 रुपए फाइन, उस पर मीन्स 150 रुपए से 150 रुपीज उसे वापस करने पड़ेंगे। आज से 200-150 ईयर्स पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्ट रेट रूरल एरियाज में जो सूदखोर थे, जो पैसा उठाते थे, पैसे वाले कुछ लोग थे, गरीब आदमी को ऐसे ही उसका खून चूस लिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका कर्ज कभी चुका ही नहीं पाता था, वो कभी उसको पे ही नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने उनसे 100 रुपए लिए तो उन पर वो ब्याज लगा देते थे कि 100 रुपए महीने की आप पर ब्याज रहेगी। तो जिंदगी में वो कभी उसको पे नहीं कर पाते थे और उसके बदले में ये जो सूदखोर लोग थे, जो पैसा उधार देते थे, ये बदले में उनके बच्चे, उनकी माँ, उनकी बेटी बहन, उनके एनिमल्स वगैरह को ले जाते थे और जो उनके बेटे वगैरह थे
वो कई कई जनरेशन तक उस कर्ज को चुकाया करते थे एज ए बॉन्डेड लेबर। तो आज जो बैंकिंग है ये भी तो कुछ वैसा ही कर रही है कि जो बॉन्डेड लेबर को ही तो बढ़ावा दे रही है कि जिंदगी में कोई कर्ज कभी चुका ही नहीं पाएगा। अभी एक बंदे को जानता हूँ, मेरे ही फ्रेंड सर्कल में है, कि उसको कोई जरूरत पड़ गई थी और उसने जो है एक बैंक से लोन लिया था। उस पर आप सोचो कितने परसेंट का उसने जो है लोन पर पैसा दिया था उस इमरजेंसी में। उसने दिया था 10% पर वीक। 10% पर वीक, इट मीन्स एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो उसको हो गया आपका 40% का इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज किया था। तो ये आदमी कभी भी उसको मीन्स पे कर पाएगा? अभी वो पर्सन इस सिचुएशन में है कि उसको अपनी घर की जमीन बेचनी पड़ रही है, तब जाकर के वो उसको उस लोन को चुका पाएगा। तो ये भी तो एक तरीके से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। इस पर भी तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना, कि लॉ के जो है बाहर जाकर के थोड़ा अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके कि जो कॉमन पर्सन है, जो सोसाइटी का बिल्कुल गरीब आदमी है, उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस पर काम होना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं, थोड़ा आप भी बताइएगा कि इसमें क्या हो सकता है। सो गाइस, this was for today and we will meet again in another session. So तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।